हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका जो 12वीं कक्षा के भूगोल का पुस्तक है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। उसमें जो आपका चैप्टर 11 है, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, उसका हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आंसर रिव्यू वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके जो बुक में दिए गए क्वेश्चंस है उनके बारे में, ठीक है। जो कि अभ्यास में दिए हुए हैं वो सवाल उसमें है। पहला प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ये बहुत ही आसान है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बहुत ही ज्यादा ये इजी है ना। बहुत बार हमने ये पढ़ लिया है, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है इसका उत्तर। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध प्रत्याशय है। ठीक है, स्थलबंध प्रत्याशय मतलब कि कौन सा आपका लैंडलॉक जो होता है ना, मतलब चारों ओर से आपकी जमीन से घिरा हुआ कौन सा आपका बटन है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसका आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम। वो हमने पढ़ा था कि वो क्या है, वो तीनों ओर से आपका स्थलबंध है और बस एक तरफ से समुद्र के लिए ये बटन खुला हुआ है। तो इसका उत्तर होगा क, विशाखापट्टनम, ठीक है। क, विशाखापट्टनम। फिर है आपका भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होते हैं। पूछा गया है कि कौन से रूट से सबसे ज्यादा आपको भारत का जो विदेशी व्यापार है किया जाता है। इसका सवाल आपका होगा स्थल और वायु, ठीक है। सॉरी, इसका आपका उत्तर होगा समुद्र और वायु। स्थल और वायु नहीं होगा क्योंकि स्थल में से बस आस पड़ोस के जो देश है वहीं पे होता है, ठीक है। फिर आपका ये जो पहला जो उत्तर है उसमें है स्थल और समुद्र, तो वो भी नहीं होगा आपका। और जो आपका ख है समुद्र द्वारा, वो भी आपका आंसर इनवैलिड हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा? समुद्र और वायु द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारे है 20 शब्दों वाला प्रश्न। सबसे पहला है आपका अ, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं के उल्लेख करें। तो भारत में किस तरह का आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो विदेशी व्यापार है, वो आपको उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में उल्लेख करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, आपको क्या उत्तर आप लिख सकते हो? हम लिखेंगे इसमें उत्तर में कि सबसे पहले भारत का जो निर्यात है और आयात है उसके बारे में, ठीक है। तो भारत जब विदेशी व्यापार जो है भारत का, उसमें काफी दौर से बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। भारत का 1950-51 में जो व्यापार था वो कितना था, वो बस आपका 1214 करोड़ का था, लेकिन वो 2016 तक वो बढ़ के आपका कितना हो गया, 16-17 तक बढ़ के उसका वृद्धि हुआ और वो 442976 करोड़ रुपए तक का हो गया। ये चीज आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि बहुत ज्यादा बदलाव आया है आपका आयात और निर्यात दोनों में, काफी ज्यादा बदलाव आ गया है सालों में। और भारत का जो विदेशी व्यापार है उसमें क्या हुआ है, जो आपका व्यापारिक संतुलन है वो बहुत ज्यादा आपका जो आपका ऋणात्मक होता है उस तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत का आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे। उसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि किस तरह से आपका भारत का जो व्यापार है, अगर यही सवाल थोड़े से ज्यादा मार्क्स पे लाया है तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो निर्यात होता है वो कौन से वस्तु का
होता है, फिर आयात जो होता है कौन से जो प्रमुख वस्तुओं का होता है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, ये सब, और इसके साथ आप ये तालिका भी डाल सकते हो कि आयात कितना है, फिर निर्यात कितना हुआ है, सालों साल कितना बदला गया है, और व्यापार संतुलन है वो किस प्रकार बदला है। तो ये सब आप उत्तर में लिखोगे। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न, पतन और प्रत्याशय के का अंतर बताएं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया है पतन क्या है और प्रत्याशय क्या है। तो इसका उत्तर आपका होगा, पहले तो आप पतन का परिभाषा और प्रत्याशय का परिभाषा बताएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप कॉलम्स बना लो, एक साइड आप पतन लिखो और दूसरी साइड आप प्रत्याशय लिखो। ठीक है, पतन में आप लिखो कि उसका परिभाषा क्या है। तो पतन क्या है, वहां से यात्री हो या फिर वस्तुएं हो, ये सारी चीजें क्या होता है, वहां से एक पतन से दूसरे पतन में ले जाया जाता है। ठीक है, वो बस आपका किसी भी प्रकार का वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए होता है। ठीक है, कोई भी चीज को कोई भी व्यापार या फिर कोई यात्री हो गया, कुछ भी हो, तो उसका जो परिवहन है उसके लिए पतन होता है। और प्रत्याशय क्या होता है, प्रत्याशय होता है वो जहाँ पे जो नाव होते हैं या फिर जो जहाज होते हैं, उनको जहाँ पे रखा जाता है वो प्रत्याशय होता है। ठीक है, वहां पे कभी कभी जब समुद्र में तूफान आए तो नावों को वहां पे ले जाके रखा जाता है, तो वो सब आपका प्रत्याशय होगा। तो वो एक आपका अंतर हो गया। उसके बाद अगला आपको लिखना है कि जो पतन होता है वो किस काम के लिए होता है। दोनों का काम लिख दो। पतन क्या होता है कि वहां पे जो नाव होते हैं वो आखिर वो ऐसे है जैसे कि आपका गाड़ी का पार्किंग है। ठीक है, जैसे पार्किंग प्लॉट में लाके आप गाड़ी रखते हो, पार्क करते हो, वैसे ही आपका पतन है। आपको वही लिखना है कि वहां पे अगर आपको लोड करना है, अनलोड करना है, तो वो सब चीजें चीजों का होता है, या फिर अगर यात्री जा रहे हैं तो उनका आना जाना ये सब होता है। लेकिन जो पतन होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे वो बस जहाजों का रखने का जगह होता है। ठीक है, वो स्टोर हाउस की तरह, वो गैराज की तरह है। मतलब अब गाड़ी के एग्जाम्पल से समझो तो पतन जो होता है वो होता है आपका पार्किंग प्लॉट, और पोताशा जो होता है वो होता है आपका गैराज। ठीक है, वो होगा आपका सेकेंड डिफरेंस। तीसरे में आप लिख सकते हो कि जो पतन होता है वो ज्यादा आपका इंसानों द्वारा बनाया ही होता है, मतलब कि वो आर्टिफिशियली होता है। और जो पतन होता है वो प्राकृतिक भी हो सकता है और वो इंसानों द्वारा बनाया भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो कि जो पतन होते हैं उनमें बस क्या होता है, उनमें बस बस यातायात या फिर व्यापार करने के लिए जो जहाज आता जाता है, उनका जो सामान होता है उसके लिए ही वो इस्तेमाल होता है। मतलब कि पतन सामानों के लिए होता है या फिर किसी भी तरह का व्यापार वाणिज्य के लिए होता है। लेकिन जो पोताशय होते हैं वो आपका उस जहाज को या फिर उस नौका को पूरी तरह से बचाए रखने के लिए, ठीक रखने के लिए होता है। ठीक है, वो एक आपका हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो पतन होता है वो ज्यादा उसके आसपास बहुत सारी और सुविधाएं होती है, जैसे कि आपका होटल रेस्टोरेंट ये सब हो गया। ठीक है, लेकिन जो ये लेकिन जो पोताशय होता है उसके आसपास ऐसे सुविधाएं नहीं होती हैं कि रेस्टोरेंट हो गया या फिर शहर हो गया, वो थोड़ा सा अंदर अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम आपके डिफरेंसेस होते हैं। इसमें से आप मूल रूप से मैंने जो प्रथम के दो तीन बताए हैं वो तो आप लिखे ही लिखे, उसके बाद बाकी के जो है वो आप लिख भी सकते हैं। फिर अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि पृष्ठ प्रदेश का के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो इसका मैंने आपको समझाया था, ये क्या है पृष्ठ प्रदेश, ये है आपका जो भी वतन होते हैं उसके आसपास का जो भूमि होता है, जहाँ पे जहाँ का आप जहाँ से सारा
व्यापार होता है, ठीक है, जहाँ का काम आता है, मतलब कि वहाँ के यात्रियों को कहीं और लेके जाना, मतलब उनका यातायात या फिर वहाँ का सामान का यातायात, ये सब के लिए काम आता है पृष्ठ प्रदेश। ठीक है, तो पृष्ठ प्रदेश का अर्थ मैंने समझाया भी था उसमें अपने लेक्चर में, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पृष्ठ प्रदेश क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट जो तीसरा जो भाग है उसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है कि उन महत्वपूर्ण मदों के नाम बताए जिन जिन्हें भारत विभिन्न देश से आयात कराता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया है कि भारत क्या क्या चीज का आयात करता है, तो इसका एक टेबल दिया हुआ था, मैंने एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझाया था वो टेबल। ये है आपका वो टेबल। तो इसमें से आप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण चीजों में आप लिखोगे सबसे ज्यादा कौन सा किस किस चीज का हो रहा है, जैसे कि पेट्रोलियम एवं उत्पाद। उसके बाद आप लिखोगे अब ले सकते हो अलोध धातुओं के नाम, फिर आप ले सकते हो ये मोती, ये बहुमूल्य जो रत्न होते हैं ये, फिर रासायनिक उत्पाद, ये सारी चीजों का फर्टिलाइजर जो होते हैं, ये सारी फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो होते हैं, खाद बनाने के लिए, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप मिक्स करके लिख सकते हो। तो बस इम्पोर्टेंट चीजों का नाम बताया, तो जहाँ जो जो सबसे ज्यादा जिस जिस वस्तु का सबसे ज्यादा आयात हुआ है उनके नाम ही आप लिखें। अभी है आपका पांचवा प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पట్టणों के नाम लिखे। पूर्वी तट पे कौन से पट्टन हैं आपको याद होना चाहिए, मैं आपको मैप से बताती हूँ, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। पूर्वी तट कौन सा होगा, भारत का पूर्वी तट होगा आपका ये ये पूर्वी तट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये पश्चिमी तट है, ये पूरा पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट के पట్టणों के नाम पूछेंगे तो कैसे होगा, कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गया, फिर पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, टूटीकोरिन हो गया। तो ये सारे पट्टन जो है इनके नाम आप लिखें। ठीक है, इसके साथ ही आपका एन्नौर भी है। ठीक है, और कुछ रह जाएगा, और आपका कोलकाता, हल्दिया, तो ये सारे आप नाम लिखें। ठीक है, ये सवाल भी हो गया आपका। अभी तीसरे में है आपका 150 शब्दों वाला प्रश्न, 5 नंबर का। उसमें है आपका भारत के निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। ये आपको पूरा पूरा जो आपका फर्स्ट भाग है इस चैप्टर के लेक्चर सीरीज का, पूरा आपका वही है। मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है वो मैंने स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन किया है, पूरा आपको वही लिखना है। ठीक है, उसके जो नोट्स है आप वही लिख दो आराम से, तो पूरा पूरा आपका आंसर हो जाएगा। फिर है आपका भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखे। तो ये है आपका ऐसा सवाल कि जो पूरे आपके चैप्टर को ही आपको ले लेना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, ये भी थोड़ा सा सेम ही होगा। वो भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बदलता प्रकृति है, उस सबसे पहले आप लिखोगे काफी ज्यादा बदलाव आया है, और उसमें क्या हुआ है कि भारत का अगर आयात और निर्यात देखा जाए तो उसमें भी काफी बदलाव आया है। जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ज्यादा
आपका व्यापारिक असंतुलन बढ़ा है। ये सारी चीजें आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि किस तरह से पहले ज्यादा से ज्यादा आपका आयात जो था वो कम था, अभी बढ़ गया है। फिर आप लिखोगे निर्यात के बारे में भी कि पहले जो वस्तुएं, जो उत्पादन कृषि द्वारा होता था उसका सबसे ज्यादा निर्यात होता था, और जो आपके मैन्युफैक्चरर जो चीजें होती थी, ठीक है, वो सारी चीजें आपका इतना ज्यादा, या फिर जो सेवाएं होती थी उनका निर्यात नहीं हो पाता था। लेकिन अभी उनमें भी बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि भारत में भी विकास आ गया है। ये सारी चीजें आप पूरा, मतलब इस चैप्टर का ही जो फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर के लेक्चर सीरीज का पार्ट 1, उसका आप थोड़ा सा अब डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। उसके साथ आपका जो टॉपिक है, ठीक है, व्यापार की दिशा, उसमें से भी आप थोड़ा सा ऐड करोगे कि भारत में किस तरह से व्यापार का जो दिशा है उसमें बदलाव आया है, ठीक है। ये व्यापार का जो दिशा है उसमें कैसे बदलाव आया है, कौन से प्रदेश के साथ किस तरह से व्यापार हो रहा है, ये सारी चीजें आप डालोगे। और इसी के साथ हम्म, इसके साथ ये टेबल भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, तो इसमें से आप लिखोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि किस तरह से पहले जो था अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत का, वो ज्यादा आपके समुद्री मार्ग से ही होता था, लेकिन अभी आपके वायु मार्ग भी आ गए हैं। ये सारी चीजें आप इस उत्तर में लिखोगे, ठीक है। ये मतलब ये जो आखिरी उत्तर है, ये ऐसा सवाल है कि आप पूरा जो आपको समझ में आया है उसका आप एक बार समरी लिख दो, ठीक है, एक टिप्पणी लिखो। तो ये वैसा सवाल है। अभी हम अभ्यास में जो सवाल थे वो तो डिस्कशन में हो गया है। अभी हम देखते हैं कि कौन से सवाल आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो कौन से सवाल आपके इसके अंदर से आ सकते हैं वो देखेंगे हम। इसमें आपका जो आपके 5 मार्क्स के सवाल है, लास्ट आपके अभ्यास में दिया हुआ है, उसमें से आपका भारत का जो निर्यात संगठन का बदलता स्वरूप है उसको एक्सप्लेन कर ही दिया है। उसमें आप हमारा डिस्कशन हो गया है। फिर इसका भी हो गया है, भारत का नया संगठन जो है वो। तो इसमें से आपका आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कि कौन से समय में खाद्य पदार्थ का सबसे ज्यादा आयात किया था भारत ने। तो उसमें क्या होगा, 1950 टू 1960 में, ठीक है। उसके बाद किस समय ऊर्जा का आयात सबसे ज्यादा हुआ था, उसमें होगा 1970, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे छोटी छोटी आपसे पूछी जा सकती है 1 1 मार्क के लिए। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। जो व्यापार का दिशा है उसमें भी उसको भी कवर कर ही लिया है हमने। तो अभी हम आते हैं जो हमारे समुद्री पठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, वो है। तो उसमें आपका आ सकता है 1 नंबर में कि कौन से आपके भारत के कौन से तट पे, पूर्वी या पश्चिमी कौन से तट पे सबसे ज्यादा आपका व्यापार होता है, वो सवाल आपका आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कितने आपके प्रमुख तट है, प्रमुख पटन है, और कितने आपके छोटे और मझले वर्ग के पटन है, ठीक है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो प्रमुख पटन है वो उसकी नियम नीतियाँ कौन बनाता है और वो कौन चलाता है, ऐसे भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है जो भारत के जो पटन है उनका उनके इतिहास के बारे में, ठीक है। वो अगर इतिहास के बारे में पूछा जाए तो तब आप क्या लिखोगे, तब आप पूरा एक्सप्लेन करोगे किस तरह से अंग्रेज आए, फिर उपनिवेशीकरण किया भारत में, और उसके बाद किस तरह से जो बाजारें थी उनको जोड़ा रेलवे से। उसके बाद रेलवे से जोड़ने के बाद, रास्ते बनाने के बाद, उन्होंने किस तरह से संसाधन जो थे भारत के उनको ले जाने के लिए, उनको ले जाने के कारणवश उन्होंने
जो पतन थे उनका किस तरह से विकास किया। तो अगर इतिहास आपको पूछा गया, आपको आ सकता है भारत के पतन के विकास का इतिहास, तो उसमें अगर 3 नंबर का सवाल आता है या फिर आपको 5 नंबर का सवाल आता है, तो आपको ये सब लिखना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है ये जो कांडला पतन कैसे बना, और ये आपका जो डायमंड हार्बर है वो कैसे बना, ऐसे सवाल आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। कराची और चिटगांव जो आपके पतन थे वो किस तरह से अलग हुए हैं भारत से, और किस तरह से उन्होंने हानि पहुंचाया, ये सारे सवाल। उसके बाद आपको ऐसा सवाल भी मिल सकता है 3 नंबर में कि अ, आपका जो आपको किस तरह से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के पట్టणों का विकास हुआ, ऐसा सवाल भी आपका आ सकता है। तो उसमें भी आपको पता है क्या लिखना है कि किस तरह से आपका, मैंने आपको पढ़ाया था और सेकेंड भाग जो था उसमें ये जो पैराग्राफ है उसमें से आपको लिखना है, ठीक है। कैसे जो भारत का जो सरकार था उन्होंने कैसे संभाला और किस तरह से विकास हुआ आपके स्वतंत्रता मिलने के बाद से, ठीक है। वो सारी चीजें आपको लिखना है। अभी हम आते हैं आपकी जो भारत के जितने भी प्रमुख पట్టण हैं उनके बारे में जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उन पर आधारित क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये पृष्ठ प्रदेश क्या है वो उसका सवाल आ सकता है, वो अभ्यास में दिया हुआ है, वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वैसे ही आपका आ सकता है कि जैसे कांडला जो है, ये सारे जो पట్టण है जैसे कांडला हो गया, मुंबई हो गया, फिर जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये सारा जितना भी है, हल्दिया हो गया, तो उनका आ सकता है आपका ऐसा सवाल कि उनके बारे में लिखो, या फिर कभी कभी ऐसा आ सकता है कि उनका उनमें से आप वो किस काम के लिए प्रमुख तौर से जाने जाते हैं, उनके विशेषता क्या है, उस पठन की विशेषता क्या है, ठीक है। या फिर वो कौन सा वस्तु का नौभार उठाता है। तो ऐसे सवाल सारे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपका ये भी आ सकता है कि जैसे कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि मारमागोआ पटन जो है उसका पृष्ठ प्रदेश में कौन सा राज्य आता है, अब वो लिखो, तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और आपका एक प्रमुख आपका सवाल आपका आ सकता है कि जो आपका कोची पटन है, कोची पटन में आप देखो वहां पे आपको दिया गया है कि अरब सागर की रानी वायानत पायल को कहा जाता है। तो आपको ये भी आ सकता है बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में कि किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, या फिर वायानत पायल को क्या बोलते हैं, ऐसे सवाल आपके 1 नंबर के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है ऐसे सवाल कि कौन सा आपका आपका प्राकृतिक आपका पठन है और कौन सा आपका आर्टिफिशियल पठन है, ऐसे सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर कौन सा आपका सबसे ज्यादा गहरा पठन है वो आपको पूछा जाएगा, तो आपका उत्तर होगा पारदीप, ठीक है। वैसे आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे बड़ा पठन है, उसका उत्तर होगा आपका मुंबई, ठीक है। वैसे कर करके आपको सारे सवाल, सबसे कौन सा सबसे पुराना आपका पटन है पूर्वी तट पे, उसका आंसर होगा आपका चेन्नई पटन। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों का आपको देखना है। आप इन सबका प्रिपेयर करोगे अच्छे से तो आपको हो जाएगा। फिर आपको पूछा जा सकता है कि अम, जैसे चेन्नई पटन है तो उसके जो उसका दबाव कम करने के लिए कौन कौन से पटन बनाए गए, तो आप उसका उत्तर लिखोगे क्या, एन्नौर पटन और टुटीकोरिन पटन, ठीक है। तो वैसे आपके उत्तर होंगे सारे। उसके बाद हवाई अड्डों में आपको पूछा जा सकता है कि कितने आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो आपका 1 नंबर का सवाल हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी आपको हवाई अड्डे में से आपका ये जो मैप वाला जो सवाल है, मैप वाला सवाल आ सकता है आपको पेज नंबर 120। तो मैप वो जो है हटा दिया गया है, मैंने आपके पीपीटी में डाला था वो मैप हवाई अड्डों का,
वो आ सकता है, या फिर आपका जो ये मैप है, इन मैप में से भी सवाल आ सकता है कि विशाखापट्टनम का जो पटन है वो दिखा है, या फिर चेन्नई पटन वो दिखा है, वैसा। ठीक है, ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं। तो ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आते गए हैं इससे। और कुछ है नहीं आपका इस पूरे चैप्टर से। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ज्यादा आएंगे नहीं, मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इतने आने की संभावना में नहीं है। और यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन भी आने की संभावना है। इससे सबसे ज्यादा इस चैप्टर से 1 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हो गए कि सबसे गहरा बटन कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा कौन सा है, वैसे करके सवाल सारे आएंगे। ठीक है, तो बस इसमें इस चैप्टर में इतना ही है। और कुछ आपका एग्जाम में आपके बोर्ड्स में आया नहीं है, आशा करती हूँ। ये क्वेश्चन आंसर रिव्यू का जो वीडियो है उसने आपको मदद किया होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और आप नोट्स बनाए होंगे तो बहुत अच्छे से आप इसके सारे आंसर्स कर पाओगे, चाहे वो आपके बुक के अंदर में से हो, या फिर चाहे आपके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों में, सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।